हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमने स्वरों को खत्म किया था, स्वरों का विभाजन देखा था। फिर हमने उसके बाद लास्ट लेक्चर में जो है वो व्यंजन स्टार्ट किया था, व्यंजनों के प्रकार देखे थे और वर्णमाला में व्यंजन किस प्रकार से विभाजित है, यानी कि किस वर्ण में, किस वर्ग में किस व्यंजन को रखा गया है, वो हमने देखा था। आज उसी व्यंजन वाले पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे व्यंजन को किस तरह उच्चारित किया जाता है और उसके अलावा संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन तथा जो आपका अंत्यस्थ व्यंजन है उसको किस तरह हम मुंह से उच्चारित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा व्यंजन किस प्रकार उच्चारित किया जाता है। तो व्यंजनों का प्रकार हेडिंग डाल लेते हैं, व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, कौन सा व्यंजन किस तरह विभाजित किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कितने टोटल अपने पास व्यंजन कितने होते हैं, हमने देखा था 39। ठीक है, जिसमें 25 कितने थे स्पर्श व्यंजन थे, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 थे अपने पास अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, 4 अपने पास थे ऊष्म, 4 थे अपने पास संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा 2 अपने पास क्या थे, द्विगुण व्यंजन, जिसमें मैंने बताया था 2 गुण पाए जाते हैं, यानी कि मूर्धन्य से टकराकर वो एकदम नीचे टकराते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सब हो गए थे अपने पास व्यंजन, 25 और 4 29, 29 और 4 अपने पास 33, 33 और 4 37, 37 2 39, टोटल 39 व्यंजन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब उन्हीं को हम किस तरह कहां से उच्चारित किया था, किस मुख के किस पार्ट से वो उच्चारित किए जाते हैं, ये सारे के सारे हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो व्यंजनों के प्रकार डाल लेते हैं हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो आ जाता है व्यंजनों के प्रकार में, वही अभी देखा था सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल अपने पास कितने व्यंजन थे स्पर्श, टोटल थे अपने पास 25। ठीक है, का से लेके जो अपने पास का खा गा घा गा चा छा जा जहा, ऐसे ही टा ठा दा ढाना, ता था दा धाना, पा फा बा भा मा। ठीक है, हर एक वर्ग में 5 टोटल व्यंजन और टोटल 5 ही वर्ग है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25 टोटल स्पर्श व्यंजन अपने पास आते हैं। ठीक है, जो का से लेके कहां तक होते हैं अभी देखा हमने, मा तक। ठीक है, का से मा तक के स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, और इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद हमने देखा था स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, ये भी देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था कि मुख के किसी ना किसी भाग से टकराते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन लिख लीजिए, इसको याद रहेगा। स्पर्श व्यंजन डेफिनेशन आया एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, स्पर्श व्यंजन उच्चारित करते समय हवा मुख के किसी ना किसी भाग से टकराती है, भाग से टकराती है, इसलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन है। टकराने या स्पर्श करना बात है कि स्पर्श व्यंजन उच्चारित करते समय हवा मुख के किसी ना किसी भाग से टकराती है। ठीक है, ये इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। टोटल 25 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद वो आ गया था अपने पास अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। तीसरा अपने पास आ गया था ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आ गया था अपने पास द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ऊष्म नहीं, अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन। फिर आ गया था अपने पास संयुक्त व्यंजन, द्विगुण तो लास्ट में है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद द्विगुण व्यंजन है, उसको हम आगे देख लेंगे, जगह नहीं है इसमें भी। तो कैसे करेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन हमने देखे थे 4 होते हैं, 4 होते हैं टोटल। कौन कौन से, या, रा, ला, वा। अंत्यस्थ व्यंजन क्यों कहा था इसको हम, क्योंकि ये आधे स्वर का गुण लेते हैं, ठीक है। स्वर का गुण लेके जो बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोलने वाले जितने व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन में आ जाएगा, जिन का उच्चारण या जिन व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच हो, स्वर तथा व्यंजन के मध्य हो, ठीक है। यानी ना तो पूर्ण रूप से स्वर का उच्चारित कर समय स्वर का रूप लेना, पूर्ण रूप से व्यंजन का रूप ले, जिनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य हो या बीच हो, ठीक है। क्या कहलाते हैं वो सारे के सारे, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। 4 होते हैं टोटल, देख लिया हमने, या, रा, ला, वा, ठीक है। कॉमा लगा लीजिए, ठीक है। अब इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं हम, ठीक है। टेबल बनाएंगे, चारों का उच्चारण स्थान देखेंगे, कौन सा व्यंजन कहां से बोला जाता है। सबसे पहले आता है अपने पास व्यंजन, ठीक है। और इसके बाद आता है उच्चारण स्थान, उच्चारण आधा चाहिए नीचे, ठीक है। उच्चारण स्थान और वर्ग या वर्ण, ठीक है। वर्ग या किस कैटेगरी में आता है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो व्यंजन है अपने पास या है, ठीक है। या को हम कहां से बोलते हैं, देखिए, या कहां से आ रहा है, जो मूर्धा के जस्ट आगे वाला पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है क्रम में, कंठ, फिर मूर्धा, फिर तालव्य, ठीक है। तो या को कहां से उच्चारित किया जाता है, तालु से, ठीक है, तालु से। तो इसका वर्ग कौन सा हो गया, तालव्य, या, ठीक है। नेक्स्ट आता है रा, ठीक है। रा व्यंजन देखेंगे आप, उच्चारित करेंगे रा को, तो देखिए कैसे आ रहा, रा, तो जीभ जो है दांत के आसपास टकरा रही है, ठीक है। रा, रा, ठीक है। तो दंत एक तो आ जाएगा अपने पास, दंत मूल, या फिर हम क्या बोलते हैं उसको, मसूड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। दंत मूल, तो दांत के जो मसूड़ा है उससे टकरा के हवा निकलती है, तो रा, देखिए मसूड़े से जीभ टकरा रही है, तो क्या बोलेंगे, दंत मूल वाले पार्ट से इसका उच्चारण किया जाता है, दंत मूल। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मसूड़ा, ठीक है, ठीक है। तो रा का उच्चारण होता है दंत मूल यानी कि मसूड़ा। तो इसको हम किस में रखेंगे, दंत तालव्य में, ठीक है। इसको हम दंत वाले में रखेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो दंत मूल वाले यानी मसूड़ा में, तो मसूड़े को वत्सर्य, ठीक है, वत्सर्य ग्रुप में या कैटेगरी में रखा जाता है। ये सारी चीजें नोट करके चलनी है, एग्जाम में बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो या को हम उच्चारित करते हैं तालु से, या, तो वर्ग आ गया इसका तालव्य। रा को हम मसूड़े से उच्चारित करते हैं, रा, या दंतमूल बोलते हैं, तो इसका ग्रुप हो गया वत्सर्य, या फिर वर्ग हो गया वत्सर्य, ठीक है। इसी प्रकार आइए ला, ला का उच्चारण भी देखिए, रा की तरफ ला, ये भी मसूड़े से टकरा रहा है, तो दंतमूल या मसूड़ा, और ग्रुप हो गया वत्सर्य। इसको आधा सा कर लीजिएगा, ठीक है, वत्सर्य होता है, ठीक। साफ साफ लिख लीजिए ताकि गलती ना हो, तो लिखिएगा वत्सर्य, ठीक है। सेम ला का भी उच्चारण स्थान वही है, यानी कि मसूड़े से ही ला का भी उच्चारण किया जाता है, ला, जिसको हम दंतमूल भी कहते हैं। रा और ला दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी वत्सर्य ग्रुप में, या तालु यानी तालव्य। अब अपने पास बचा वाह, ठीक है। सेम या और वाह, देखिए वाह को उच्चारित करेंगे हम, वाह, देखिए ऊपर के दांत से नीचे का होठ टकरा रहा, वाह, वाह, तो दंत ओष्ठ ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ऊपर के दांत इस तरह लिखेंगे, ऊपर के दांत तथा होठ, ठीक है, प्लस होठ, ठीक है। तो उच्चारण स्थान क्या हो गया इसका, ऊपर के दांत, वाह, वाह, ऊपर के दांत और नीचे के होठ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो दंत ओष्ठ ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, दंत ओष्ठ ग्रुप। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान उच्चारित कर करके बताया मैंने आपको, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी चीजें। तो व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान हमने देख लिया है, उनका वर्ग भी देख लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह
या रा ला वा की कैटेगरी हमने पहचान ली है, उच्चारण स्थान भी देख लिया उसको। तो अंत स्थान टोटल अपने पास 4 होते हैं, या रा ला वा, क्योंकि यहाँ तो ये स्वर और बीच के स्वर और व्यंजन के बीच में उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। टोटल 4 होते हैं। या तालु से बोला जाता है तो उसका वर्ग हो गया तालव्य। रा जो है दंतमूल यानी मसूड़े से बोला जाता है रा। देखिए जीभ जो है वो ऊपर उससे मसूड़े से टकरा रही दांत के पास से, तो वत्स्र ग्रुप। इसी प्रकार ला को भी दंतमूल वत्स्र ग्रुप में रखा जाता है। वा जो हो गया ऊपर के दांत प्लस होठ से, यानी कि दंत ओष्ठ इनका वर्ग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी टोटल कितने थे अपने पास? टोटल थे 4। तो उसको लिखेंगे शा, शा, सा, हलंत लगाना जरूरी है, और हा, ठीक है। तो 4 अपने पास ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। ऊष्म व्यंजन की डेफिनेशन में पहले भी लिखा चुका हूं, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय हवा निकले, जिनका या ऊष्मा निकले, उच्चारण करते समय, इसको भी इसके बाद देखेंगे, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले, ठीक है, क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन, या हवा निकले, ठीक है। तो शा, श, श, स, ह, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी हम डिवाइड कर लेते हैं। वही व्यंजन या वर्ग, वर्ण, व्यंजन, इसका उच्चारण स्थान और इसका वर्ग, ठीक है। उच्चारण स्थान और वर्ग, ठीक है। इस तरह का हम देखेंगे। सबसे पहला व्यंजन आ जाता है अपने पास श, ठीक है, श संयम वाला, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे श, श, वही ये भी कहां से आया? श, ये भी तालव्य के पास है, श, देखिए श, ठीक है। तो उच्चारण स्थान इसका हो गया तालु, ठीक है, और ग्रुप कौन सा हो गया? तालव्य, ठीक है। तो श को उच्चारण करते समय तालु से जीभ टकराती है, तालु से हवा टकराती है, तो क्या बोलेंगे? तालव्य या तालु ग्रुप इसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद जो आता है श, ठीक है। देखिए श, यो 2 शाह हैं, एक अपने पास शाह है, इसको हम तालव्य से जोड़ते हैं, देखिए श, ठीक है, मूर्धा के जस्ट आगे श। और जो नेक्स्ट शाह है, शाह षटकोण वाला, इसको देखिए हम हमेशा मूर्धा से उच्चारित करेंगे, श, श, यानी कि जीव ऊपर मूर्धा में, यानी कि कंठ के पास से टकरानी चाहिए, तो श। तो इसका ग्रुप जो हो गया मूर्धा, या मूर्धा से उच्चारण करते हैं, तो ग्रुप या वर्ग हो गया इसका मूर्धन्य, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो श, छोटे शाह को श संयम वाले को उच्चारित करते समय तालव्य से हवा टकराएगी, कैसे? श, श, और इसको उच्चारित करेंगे तो मूर्धा से श, श, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया अपने पास शाह संयम, फिर शाह षटकोण, अब आएगा सा सपेरा वाला सा। ये तो आप आसानी से बोल लेते हैं सा, सा, तो दांत के आसपास से हवा निकल रही है इसमें, ठीक है, ठीक है, दांत के आसपास से सा, ठीक है, और कहां पर? मसूड़े से टकरा रही है, तो बोलेंगे इसका जो अपना यहाँ ग्रुप था रा और ला का, वही सा का हो जाएगा, दंतमूल या मसूड़ा, ठीक है, दंतमूल या मसूड़ा। तो इसको हम कौन से ग्रुप में रखते हैं? दंतमूल वालों को वत्स्र, वत्स्र, ठीक है, वत्स्र ग्रुप में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ह, ठीक है, ह, 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 कंठ के अंदर से आया रही ह, 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 ठीक है। तो ह को हम क्या बोलते हैं? स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय वर्ग में रखते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें कंठ के भीतर से हवा आती है, ठीक है। तो वर्ग कौन सा हो जाएगा? स्वर यंत्रीय, और हवा उच्चारण स्थान क्या है? कंठ के अंदर, सॉरी इसको इधर लिखना है। तो उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा? कंठ के भीतर, कंठ के भीतर या कंठ से, ठीक है। और ह इसका बोलते हैं वर्ग स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है हा वाला वर्ग, ठीक है।
तो हा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे हम, कभी कभी पूछा जाता है। तो हा को हमेशा याद रखिएगा, हा को हम स्वर यंत्रीय में रखते हैं, स्वर यंत्रीय, यंत्रीय वर्ग में, तथा इसको हम और वर्ग, स्वर यंत्रीय वर्ग लिख लीजिए। और इसे हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य व्यंजन, वर्ण या व्यंजन, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा गया है काकल्य व्यंजन या वर्ण कौन सा होता है, तो हा को हम क्या कहेंगे, काकल्य व्यंजन या वर्ण कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, स्वर यंत्रीय वर्ग, और इसको हम बोलते हैं काकल्य व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, व्यंजन, ठीक है, या वर्ण, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है कई बार के काकल्य वर्ण या व्यंजन किसे कहते हैं, तो हा जो अपना होता है, हा व्यंजन, उसको क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण या काकल्य व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श हो चुका है, अंत्यस्थ हो गया, ऊष्म व्यंजन हो चुका है। अब इसके बाद अपने पास संयुक्त व्यंजन आएंगे, फिर उसके बाद द्विगुण व्यंजन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजनों के प्रकार में संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन मैंने बताया भी था, ठीक है, चौथा। और नेक्स्ट है इसके बाद द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, या एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक द्विगुण। द्विगुण को हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त, अब क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम संयुक्त व्यंजन। अपने पास चार थे संयुक्त व्यंजन, भी टोटल कितने होते हैं, चार। कौन कौन से, छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल वाला, इसको हम त्रा को इस तरह बनाते हैं, ठीक है, त्रा त्रिशूल वाला, ठीक है, त्रा त्रिशूल, श्राप, ठीक है, और ज्ञा। ये क्या है अपने पास संयुक्त व्यंजन है, छा क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, श्रा श्रमिक और ज्ञा ज्ञानी, ठीक है। छा जो है, छा वर्ण को हम उच्चारित करेंगे तो इस तरह करते हैं जब इसका विच्छेद किया जाता है, का प्लस शा षटकोण वाला, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। इन सबको विच्छेद करना आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। किस तरह इनको हम संयोजित करके छा बना सकते हैं, या फिर इनको जब हम अलग अलग करेंगे, दो व्यंजनों में विभाजित करेंगे, तो क्या इसका मूल बनता है, छा वर्ण का उच्चारण क्या है, का धन शा, ठीक है। त्रा कहा जाइए, त रा, त्रा में त रा की आवाज आ रही है, तो त धन रा, ठीक है। श्रा, तो शा संयम प्लस रा, श्रा, शा और रा की आवाज आ रही तो शा संयम और रा, इसमें त्रा की आवाज आ रही तो ता धन रा, शा की आवाज आ रही, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें का और शा अलग अलग करना है, ठीक है, क्योंकि छा में ना तो का की आवाज आ रही है ना शा की, ठीक है, तो शा बोलते हैं इसको, तो का शा मिलके बनता है शा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ज्ञा ज्ञानी, ठीक है, इसको लिखेंगे हम जा, इसमें तो जा दिख भी रहा है, जा धन या, ठीक है। ये इनके उच्चारण, सॉरी, इनको संधि विच्छेद करते हैं, इनका हम या विच्छेदन करते हैं, या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इस तरह निकल के आता है। जा को लिखते हैं, ज्ञा को लिखते हैं, ज्ञा यानी को जा धन या, ठीक है, ठीक है। अब देखिए श्राप, एक एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो श्रृंगार वाला सही रूप क्या है, तो श्रृंगार को इस तरह लिखेंगे, ठीक है, श्राप। इसके नीचे अगर एग्जाम में कभी कभी इस तरह भी दे देता है, ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें शा में रा लगा हुआ है, हमने देखा था शा में धन रा लगा हुआ है, तो एक रा ऑलरेडी लगा है, तो एक रा और लगाने की जरूरत नहीं है। तो श्रृंगार को किस तरह लिखा जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम में कभी कभी इसको इस तरह पूरा किया जाता है, ठीक है। तो श्रृंगार, अगर दो रा लगे हो, माला ऐसे लगा हो और फिर एक रा और लगा हो, तो ये गलत होगा, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। तो श्रृंगार का सही जो है लिखित रूप है वो है श्रृंगार, यानी कि शा, इसमें रा पहले से ही निहित है, ठीक है, तो शा धन रा यानी कि श्रृंगार। तो श्रृंगार वाला बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो श्रृंगार शा धन रा और गार, ठीक है। शा के नीचे और रा के नीचे एक और रा नहीं लग सकता है, ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, श्रा के साथ, ठीक है, श्रा के साथ रा, या लिख लीजिए श्रा, इस तरह लिखिए, श्रा और री के साथ, ठीक है, श्रा या री एक बात है, ठीक है, या री के साथ
रा का उपयोग अलग से नहीं होगा, रा का उपयोग अलग से नहीं होगा। होगा, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि री ऑलरेडी रा है तो इसमें रा लगाने की जरूरत नहीं, शिपरा में भी रा निहित है तो इसमें रा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके जरूर लिखें, ठीक है, आपको याद रहेगी चीज, ठीक है। डी के साथ और श्री के साथ रा उपयोग नहीं हो सकता, ठीक। इसी प्रकार श्रा का एग्जाम्पल हमने बताया श्रृंगार, ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें द्विगुण व्यंजन। अब द्विगुण व्यंजन या उचित व्यंजन कितने होते हैं हमने देखे थे। द्विगुण व्यंजन टोटल कितने हैं अपने पास, 2 होते हैं, ठीक है, बहुत सारा ले तो। एक होता है डा ढक्कन के नीचे बिंदी लगा दी, और डा डलिया के नीचे बिंदी लगा दी, और डा ढक्कन के नीचे एक बिंदी लगा दी, तो ये द्विगुण व्यंजन में आ जाते हैं। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, जिनके उच्चारण में, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, रह रही है, जब 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन और बनाया जाता है तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, 2 व्यंजनों के मेल से बना तीसरा व्यंजन क्या कहलाता है, वो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, जिनके उच्चारण में, अब द्विगुण व्यंजन में ये जिनके उच्चारण में हवा मूर्धा से टकराकर ठीक है तुरंत नीचे आए, ठीक है, हवा या जीभ, ठीक है, लिख लीजिएगा, मूर्धा से टकराकर झटके से नीचे आए, ठीक है, या तुरंत नीचे आए, झटके से नीचे आए, क्या बोलते हैं उनको, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अड़ा को उच्चारण कर, अड़ा, पहले मूर्धा से, ठीक है, अड़ा, फिर जीभ झटके से नीचे अड़ा, ठीक है, इसी प्रकार ड़ा का भी ऐसे ही उच्चारण होगा, पहले जीभ झटके से ऊपर जा रही है, वो सॉरी पहले मूर्धा से टकरा ड़ा और झटके से नीचे आ रही है। तो जिनके उच्चारण में हवा या जीभ मूर्धा से टकराकर झटके से नीचे आए तो क्या कहलाते हैं, द्विगुण या फिर उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सारे के सारे जो द्विगुण व्यंजन है या उच्छिष्ट व्यंजन सारे कौन से होते हैं, टा वर्ग वाले, ठीक है, क्योंकि ये भी टा ठा झटके से नीचे आती है, तो टा वर्ग वाले उच्छिष्ट व्यंजन है, ठीक है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई हो या जिसका अपनी हिंदी से कोई रिलेशन ना हो, सारी चीजें अच्छी हैं, सारी आपको नोट करते चलनी है ताकि सारी चीजें आपको समझ में आते हैं। सही उच्छिष्ट व्यंजन है, टा वर्ग वाले सारे उच्छिष्ट व्यंजन, टा ठा डा ढा, ठीक है, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान आप समझ ही गए होंगे, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा से, जब इसमें एग्जाम सॉरी डेफिनेशन में मूर्धा आ रहा है तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य वर्ग हो गया इनका और मूर्धा इनका उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार द्विगुण व्यंजन को हम या उच्छिष्ट व्यंजन को समझ सकते हैं जब उच्चारण में जीभ मूर्धा से टकराकर झटके से नीचे आ गए उसके, ठीक है, ठीक है। तो इसको एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें ये संस्कृत में नहीं है, ठीक है, अड़ा अड़ा, ठीक है, में नहीं है, केवल हिंदी में है, ठीक है, सिर्फ हिंदी वर्णमाला में है, ठीक है। नोट, सारी चीजें मैं एक एक आपको चीज समझा के चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये व्यंजनों के प्रकार हमने देख लिया, अब इसमें आगे बढ़ेंगे हम घोषत्व के आधार पर। ये हमने उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार देखे थे, फिर घोषत्व, अब आएगा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट, व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर हमने वर्गीकरण कर लिया है, अब व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर व्यंजन, घोषत्व के आधार पर
और व्यंजन। ठीक है, इसको देखेंगे आप घोषत्व के आधार पर। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन। पहला आ जाता है अघोष। ठीक है, पहला आ जाता है अघोष व्यंजन। और दूसरा आ जाता है अपने पास सघोष या घोष व्यंजन। ठीक है, तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन, लिख लीजिएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में क्या हो, स्वर तंत्र में कंपन ना आए। ठीक है, स्वर तंत्र में कंपन ना उत्पन्न हो। ठीक है, ना हो। ठीक है, इसके विपरीत यही अगर उल्टा कर देंगे तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो, कंपन पैदा हो। ठीक है, पैदा हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सघोष व्यंजन। जब कंपन ना हो स्वर तंत्र में अघोष, और जिनके स्वर जब उच्चारण करते समय सघोष में क्या होता है? कंपन पैदा होता है स्वर तंत्र में। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है आपको, पहला वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा क्या बोलते हैं? अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इस तरह विभाजित कर लेते हैं। का, ख, गा, घा, णा। ठीक है, इसी प्रकार चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, णा। इसी प्रकार ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा सब अघोष में आता है, तथा हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन किस में आता है? सघोष व्यंजन में। है सिंपल, बस इस तरह विभाजित कर लीजिए, आपको याद रहेगा। ठीक है, पहला, हर वर्ग का पहला, दूसरा, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा किस में आता है? सघोष में। ठीक है, पहला दूसरा अघोष में आ जाता है, इस तरह लिखिए, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष व्यंजन में आ जाता है। कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, तो का, खा, चा, छा, टा, ठा, डा, ता, था, पा, फा। ठीक है, इस प्रकार गा, घाना, जा, झाया, रा, ढाना, दा, धना, बा, भा, मा, ये किस में आते हैं? सारे सघोष व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नोट करके लिखनी है। नोट, ये तो है ही, एक चीज नोट करके और लिखनी है। क्या? कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा इसके अलावा, अब ये मेन चीज आपकी स्टार्ट हुई, ये पहला और दूसरा तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा शा, शा और सा, ये भी किस में आते हैं? अपने अघोष व्यंजन में आते हैं। स्वर तंत्र में कोई कंपनी श, शा, शा। ठीक है, भी अघोष में आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, अघोष में आते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, एग्जाम में आपको रिवीजन करने में आसानी हुई। श, श, सा, क्योंकि पहला और दूसरा तो आपको याद रहेगा। इसके अलावा श, स, सा भी अपने अघोष व्यंजन में आते हैं। इसी प्रकार इसमें भी एक चीज नोट करके लिखिएगा। नोट, क्या? हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा
इसके अलावा क्या बचा अपने पास, इसके अलावा अंत्यस्थ व्यंजन तथा अंत्यस्थ कौन कौन से होते हैं। अंत्यस्थ हमने देखे थे, या, रा, ला और बा और हा। ठीक है, ये तो हो गए अंत्यस्थ एवं हा। ठीक है, ये भी लिखेगा। तीसरा, चौथा, पांचवा अंत्यस्थ एवं जो है हा इसमें आता है। ठीक है, हा किसमें आता है, ये सारे के सारे अक्षर किसमें आते हैं, सघोष में आते हैं, भी सघोष में आते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नोट और नोट करके आप लिख लीजिएगा। ये तो आपको सघोष और अघोष बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डेफिनेशन के साथ मैंने कौन सा व्यंजन किसमें आता है ये भी बता दिया है, और श स इसमें आता है अघोष में, तथा प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 तथा यार अलावा यानी कि अंत्यस्थ एवं हा भी व्यंजन जो है वो सघोष में आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजें। तो अगर आपको समझ में आ रही तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। ठीक है, बड़ी मेहनत से मैं आपके नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, ठीक। अब इसके अलावा अपने सारे कंपनी के आधार पर हो गए, यानी कि घोषत्व के आधार पर या कंपनी के आधार पर, तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा। सारे स्वर क्या होते हैं, सारे स्वर अपने पास सघोष होते हैं, सारे स्वर सघोष, सारे स्वर क्या होते हैं, जितने आ ई वाले सघोष। ठीक है, होते हैं। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर अपना व्यंजनों का भी वर्गीकरण हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, अब आगत व्यंजन देखेंगे कौन कौन से हमें बाहर की डिक्शनरी से, बाहर की लैंग्वेज से हमें जो मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कारांत और द्वितंत्र वाले सारे के सारे देखेंगे। हाँ, तो अब मेन चीज, आप लोगों को अगर हमारा लेक्चर प्लीज पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण आगे बढ़ाएंगे इसमें, और इसमें देखेंगे आगत व्यंजन कौन से हैं, और इसमें और कौन सा बचा है अपने पास, कारांत वाले जो चीजें हैं वो सब चीजें देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।